बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। पहले हम देखेंगे कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, और फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रहे हैं। रेडियो आइसोटोप से पहले ये एक टॉपिक है, ये पे कवर कर लेते हैं, दैट इज़ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर लिस्टेड आफ्टर यूरेनियम ऑन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम उठाएं तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। They were synthesized and identified in the laboratory experiment through the use of nuclear accelerators। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और ये थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये नेचर में मौजूद नहीं है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ। इनको प्रिपेयर किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। किस तरह से ये डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की। पहला देखिए आपके पास है नेपच्यूनियम, यूरेनियम है 92, उसके बाद नेक्स्ट है नेपच्यूनियम विच वाज डिस्कवर्ड इन 1940 में ये डिस्कवर हुआ था। इसमें किस तरह से देखिए रिएक्शन है यूरेनियम 238। अब इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है यूरेनियम नेपच्यूनियम में तो हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड करेंगे। न्यूट्रॉन से अल्टीमेटली क्या होगा, द बीटा पार्टिकल इज़ एलिमिनेट। आपको पता है, ये मैंने पहले बताया था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में, कि जब बीटा पार्टिकल एलिमिनेट होता है तो जो रिजल्टिंग डॉटर आइसोटोप है या डॉटर न्यूक्लियाई है, इट विल बी ऑफ 1 एटॉमिक नंबर हायर। तो इस केस में जब बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है -1, तो 93 में से -1 गए तो 92, तो नेपच्यूनियम विल प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक नंबर 94 के साथ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम इज़ आल्सो डिस्कवर इन 1940। अब इसकी प्रिपरेशन की दो मेथड हैं। एक तो इसमें ड्यूट्रॉन ड्यूटीरियम ऐड करवाएं, ये हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है, तो विद द एलिमिनेशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेपच्यूनियम। एंड नेपच्यूनियम जो है वो आगे थ्रू बीटा डिके, इसमें अगेन बीटा डिके होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 94। उसके बाद है आपके पास 95 में अमेरिकियम डिस्कवर्ड इन 1944। द रिएक्शन इज़, इस केस में प्लूटोनियम के अंदर न्यूट्रॉन ऐड होगा एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमेरिकियम। उसके बाद है 96 के साथ क्यूरियम, इट डिस्कवर्ड इन 1945 और 1945 में इसको प्रिपेयर किया गया था। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, इसकी बम्बार्डमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल विल बम्बार्ड एंड विल कन्वर्टेड इनटू क्यूरियम विद एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद है 97 में 97 एटॉमिक नंबर के साथ पिर्कीलियम, इट वाज डिस्कवर इन 1949। ये भी सेम वही रिएक्शन है, अल्फ़ा पार्टिकल की एडिशन से 2 न्यूट्रॉन ऐड होकर प्रोड्यूस्ड होगा। देन कैलिफोर्नियम में अगर हम देखें तो इट वाज डिस्कवर इन 1950। इसमें भी आपने क्या करना है कि क्यूरियम, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यूरियम है 96 के साथ, उसमें जब 2 ऐड होंगे बाय अल्फ़ा पार्टिकल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैलिफोर्नियम। तो ये आपके पास है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट इसी तरह से एक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन से आइसोटोप स्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव जो हैं वो नहीं हैं, इस तरह से। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिके की अगर हम बात करें तो 1500 डिफरेंट न्यूक्लियाई नोन हैं, जिसमें से सिर्फ 264 जो हैं वो स्टेबल हैं। टोटल 1500 न्यूक्लियाई नोन है, जिसमें से सिर्फ 264 आर स्टेबल। तो जो स्टेबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियस की, वो डिपेंड कर रही होती है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो पे। जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है ये 1 से
1.53 तक अगर हो तो तब तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब हम न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर है जो कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ एटॉमिक मास है जो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो आएगा वो तो आएगा व्हेन n इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये तब आएगा, तब ये स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि n/p ये 1 से 1.53 तक है, तो आपके पास ये एक बैंड ऑफ स्टेबिलिटी आ जाता है इस रेंज में। तो वो तमाम की तमाम न्यूक्लियाई जो कि इस रीजन में लाए करते हैं, दे आर स्टेबल। और उससे आगे पीछे ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट जो हैं, ये अल्फ़ा बीटा न्यूट्रॉन डिके वाले न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो ये आपके पास दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, दैट इज़ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट एंड द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप्स, जो कि आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है कि रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं और रेडियो आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो रेडियो आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं तो जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये क्या हैं, पहले तो हम आइसोटोप्स देखते हैं क्या होते हैं। आइसोटोप जैसे आपको पता है कि ऐसे एक ही एटम के ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट देयर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। वो डिफरेंट होगा तो उसका मास, एटॉमिक मास डिफ़र कर जाएगा। सो दोज एटम विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर आइसोटोप्स। तो ये आपके पास हैं आइसोटोप्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन 1 से, एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरा है ड्यूट्रियम, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन और एटॉमिक मास है 2, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तीसरा है ट्रिटियम जो कि ट्रिपली वेट है, ये 1 3, इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 3 आ गया। तो ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात आ जाती है। तो इसी तरह से कार्बन की अगर हम देखें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अगर हम इनमें से देखते हैं तो कार्बन के हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन के कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। अब इसमें से ये जो कार्बन 6 14 है ये अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है। ये इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो है। तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव हो और रेडिएशंस इमिट करें, वो अनस्टेबल हों। और अनस्टेबल वो क्यों होंगे, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो 1.53 से ज़्यादा होगी। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो रेडियो आइसोटोप्स वो हैं जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन में कौन सी आ जाती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। अब इनकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो डिफ़र करती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस मटेरियल से बने हैं, वो डिफरेंट थिकनेस और डेंसिटीज़ के हिसाब से। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर डिफरेंट है, इनको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं टू किल सेल्स, कॉज सेल म्यूटेशन, आयनाइज मॉलिक्यूल्स अगर अल्फ़ा या बीटा हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पावर होती है। अब इनमें क्या है, चूँकि ये सेम एलिमेंट के हैं, मतलब अगर कार्बन है और कार्बन का कोई रेडियो एक्टिव है तो वो कार्बन ही, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे वही केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो नॉन रिएक्टिव आइसोटोप की है, क्योंकि वो सेम ही एलिमेंट का आइसोटोप है, मगर इसकी रेडियो एक्टिविटी जो है इट डिक्रीजेस विद टाइम। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर हम रिसर्च एप्लीकेशंस देखें
तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में कार्बन 14 ये यूज़ होता है इन आर्कियोलॉजी टू डिटरमिन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। मतलब कि हम ये जो कार्बन 14 है जो कि रेडियो एक्टिव है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे प्लांट में और फिर देखेंगे, चूँकि वो रेडिएशन से इमिट करेगा तो हम देखेंगे कि ये वाला कार्बन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ। फिर फॉस्फोरस 32, 33 इसको यूज़ करते हैं रिसर्च में इन्वॉल्विंग बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जो प्रोटीन वगैरह में ये मौजूद होता है फॉस्फोरस, तो उसकी जगह रेडियो एक्टिव आइसोटोप को रिप्लेस करके उसको यूज़ किया जा सकता है। देन सिलीनियम 75 इसको प्रोटीन सिंथेसिस स्टडीज़ में यूज़ करते हैं लाइफ साइंसेस में। स्ट्रॉन्शियम 85 को मेटाबॉलिज्म इन बोर फॉर्मेशन स्टडीज़ में। हाइड्रोजन का ट्रीटियम जो कि अनस्टेबल है इसको यूज़ करते हैं लाइफ साइंस और ड्रग मेटाबॉलिज्म में। अगर इनके प्रैक्टिकल यूजेस देखें अगेन तो हाइड्रोजन का ट्रीटियम ये आर्कियोलॉजिकल डेटिंग के लिए यूज़ होता है। अमेरिकियम ये स्मोक डिटेक्टर के तौर पे यूज़ होता है। कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट में। क्रोमियम 51 यूज़ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर और वेपन्स में। और यूरेनियम 238 आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। तो ये इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस थे। अब आपकी बुक से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे, ये मैंने जनरल निकाले हुए थे, तो आपकी बुक से देख लेते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट इसके यूजेस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले है रेडियोमेट्रिक एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव रिएजेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फॉस्फोरस 32 इसको लेबल्ड कर दिया, मतलब हमने जो फॉस्फोरस का सैंपल लिया है उसमें फॉस्फोरस 32 लिया है तो वो लेबलिंग हो गई। उसको हमने यूज़ करना है टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ जिंक 2 इन द गिवन सैंपल। अब जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें जो रेडियो एक्टिविटी आएगी वो नोटिस्ड होगी काउंटर की मदद से, क्योंकि जो रेडिएशंस वो इमिट करेगा और अननोन जिंक को डिटरमिन किया जा सकता है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसी तरह से आइसोटोप डाइल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। आइसोटोप डाइल्यूशन के लिए इस टेक्निक को कॉमनली यूज़ किया जाता है टू सेपरेट अ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स टू गेट देम इन फ्री स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है और रेडिएशन काउंटर के ज़रिए उसको काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद एनालिटिकल में इसके यूजेस हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल इन कंपाउंड्स। देखें आपके पास एक मेटल है, अगर उसका जैसे हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, जैसे है आपके पास कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट में कोबाल्ट का जो 60 है, कोबाल्ट 60 इट इज़ रेडियो एक्टिव। तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ड्रॉप या कुछ ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट 60 को कोबाल्ट क्लोराइड डाल देंगे जो कि रेडियो एक्टिव है। ये नॉर्मली हम डालते हैं 100 mg ऑफ द कॉम्प्लेक्स में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स था आपका फेंटामीन एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो में और उसकी वजह से रेडिएशन काउंट हो सकेंगी और ये हमें आइडिया दे देगा अबाउट द कोबाल्ट इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास थे एनालिटिकल एप्लीकेशंस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। नेक्स्ट इनकी एप्लीकेशंस हैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री या मतलब कि सिर्फ अमाउंट डिटर्मिनेशन, जैसे हमने देखा कि इनको यूज़ किया गया रेडियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए, जिंक की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, या आइसोटोप डाइल्यूशन आइसोटोप सेपरेट करने के लिए, या मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की कंसंट्रेशन। इसके अलावा फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जा सकता है इन स्टडिंग द मोलेकुलर स्ट्रक्चर, रिएक्शन काइनेटिक्स, मैकेनिज्म, कैटालिसिस, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे लेबलिंग कर देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो फर्स्ट में हम इसके अलावा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स वगैरह उसमें भी, ठीक है। उसके बाद इसके यूज़ आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है
to elaborate the mechanism of organic reaction. In this way, the mechanism of reaction between alcohol and organic acid to form ester can be studied. इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेडियो आइसोटोप है वो है कार्बन 14। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 3 है या कार्बन का कार्बन 14 है। तो जो कार्बन 14 आइसोटोप है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली होता ही कार्बन है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस में यूज़ होता है इट इज़ हार्ट डिजीज़, इसके अलावा कैंसर है, फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है या मेटाबॉलिज्म वगैरह है। तो या प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में वाटर गेनिंग और फूड गेनिंग वगैरह ये डिफरेंट जगह है जहाँ पे के रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। फिर इसके यूजेस आ जाते हैं इंडस्ट्री में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या ट्रेसर को नॉर्मली यूज़ करते हैं कैटालिसिस टर्मिनेशन के लिए, डिटर्जेंट्स, डाइज। इसके अलावा एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं सिगरेट, पेपर, प्लास्टिक इंडस्ट्री और वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, जहाँ पे कि उसका मैकेनिज़्म पाथवे फॉलो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर आपने पाइप में क्रैक्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है। आयोडीन 131 का जो हाफ़ लाइफ है वो सिर्फ 8 डेज़ है, तो आफ्टर 8 डेज़ उसकी अमाउंट हाफ़ हो जाएगी। तो शॉर्ट टाइम में उसकी एक्टिविटी हार्मलेस भी है, ठीक है, और उससे को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्रैक्स, क्योंकि जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ से आयोडीन की रेडिएशंस इमिट होगी और उसकी रेडिएशन हाफ़ होने पे पता चल जाएगा। उसके बाद इसके यूजेस हैं इन एग्रीकल्चर में प्लांट्स की जेनेटिक्स की चेंजेस को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वेजिटेबल इज़ अ प्रॉब्लम विच विल होपफुली सॉल्व इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो ये इसका एग्रीकल्चर में था। उसके बाद है रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या है कि किसी भी हमने चीज़ की ऑब्जेक्ट की एज मेजर करनी हो तो उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप डेटिंग। जैसे आपको पता चलता है कि ये चट्टान या ये पत्थर इतने 100 साल पुराना है, या ये जो फॉसल मिला है ये इतने 100 साल पुराना है। ये जो बाहर से के ममालिक में रिसर्चेस की जाती हैं, फॉसल्स वगैरह मिलते हैं, तो उनको हम इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के रेटिंग से मेजर करते हैं, क्योंकि जो कार्बन 14 है इस कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ होती है 5568 ईयर्स। तो अगर किसी फॉसिल की डेड बॉडी है और उसमें कार्बन एक्टिविटी को नोट किया जाए तो उससे अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स वगैरह है उन सबको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो है, और लीबी ने इस तरह के डिफरेंट वेरियस मोनूमेंट्स वगैरह की डेट्स फाइंड आउट करके नोबेल प्राइज़ विन किया था। तो ये आपके पास थी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। उसके बाद ये छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर हैज़र्ड्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर हो जाए किसी किस्म का कोई मसला कंट्रोल ना हो रिएक्शन तो क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इन न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन द रिक्वायर्ड न्यूक्लियर रिक्वायर्स हाई एनर्जी एंड कॉज perturbations in the orbital electron. As a result, it breaks bond with other atom in the molecule, and the recoil atom initially lose its kinetic energy by elastic collision with inactive isotope atom in accordance with the law of conservation of momentum. अब इसमें क्या होता है कि एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो अगर न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन में दोबारा से किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाएगा तो वो उस एटॉमिक, ये देखिए ये आपके पास इस तरह से न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इन ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर की तरफ जो हैं वो परटर्बेशंस कॉज करेंगे, ये बाहर की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देगा विद इलास्टिक कोलिजन विद इनएक्टिव आइसोटोप्स, और वो एक डिस्टर्बेंस कॉज हो जाएगी।
For fission, the sample must exceed the critical mass before explosion takes place. ये आपको मैंने बताया था फिशन के लिए कि क्रिटिकल मैस एक ख़ास अमाउंट ऑफ मैस चाहिए होता है, उससे कम मैस में एक्सप्लोजन नहीं होती. So in atom bomb, several pieces of fissionable material all below the critical mass are held sufficiently apart for no chain reaction to occur. When these are suddenly brought together, an atomic explosion results instantaneously. अब देखिए क्या होता है कि एटॉमिक बम है. एटॉमिक बम में क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. ये एक चैम्बर है, इसमें आपके पास यूरेनियम है. फिर ये दूसरा चैम्बर है, इसमें यूरेनियम है. फिर तीसरा चैम्बर है, इसमें यूरेनियम है. इन सब में जो यूरेनियम है वो क्रिटिकल मैस से कम होता है और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है. अब क्या होता है कि जब हमने एक्सप्लोजन करवानी होती है तो ये जो सील्स हैं इन्हें ब्रेक करते हैं और ये सारे मैसेज आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं. तो अगर न्यूक्लियर एक्सपोजन हो जाए, मतलब रेडिएशन जो हैं उससे आप एक्सपोज हो जाओ, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. इसकी वजह से कैंसर हो सकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब न्यूट्रॉन्स अंदर जाएंगे तो न्यूट्रॉन अंदर जाने से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है. इसके अलावा लाइफ स्पैन इज़ लिस्ट, मोर्बिलिटी ड्यू टू नॉन फैटल कैंसर, सीरियस हेरिडिटरी डिजीज़ इन फ्यूचर जनरेशंस. तो ये डिफरेंट तरह के आपने सुना होगा कि जेनेटिक डिजीज़ आ रही हैं और ये सब कुछ, तो ये किस वजह से आती हैं, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी आ रही होती हैं. नॉन मैलिग्नेंट इफ़ेक्ट मतलब कोई सीरियस इफ़ेक्ट नहीं होता ड्यू ऑन स्किन, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, हार्मोन्स, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, आई, एयर, गोनेड्स, एम्ब्रियो. Growth retardation, damage to its one of the major problem, burns, ulceration, skin, loss of hair, blood forming tissues, damage to biochemical makeup of genes and induction of cancer are of serious nature. तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो हेल्थ को इसके कॉजेज़ होते हैं कि किस तरह से ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है. नॉन सीरियस में तो स्किन, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह पे आ जाता है, लेकिन जो सीरियस में है उनमें जीन्स और बायोकेमिकल मेकअप का जो इफ़ेक्ट है वो डेंजरस होता है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता है. तो टू जनरल टाइप ऑफ स्टोकैस्टिक इफ़ेक्ट्स को, स्टोकैस्टिक इफ़ेक्ट क्या होता है, जो कि रैंडम वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इंडक्शन ऑफ कैंसर कॉज करता है और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है. हेरिडिटरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जीन्स या क्रोमोसोम्स की म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती है. लास्ट वन है आपके पास ये कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन डेटिंग में कार्बन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 12, वो प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विद नाइट्रोजन 14. वो करेंगे तो आपके पास ये कार्बन 14 प्रोड्यूस्ड होगा. कार्बन 14 it may enter into the carbon dioxide cycle, and carbon dioxide is absorbed by plant during photosynthesis and later become the part of their bodies. तो कार्बन डेटिंग हम कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल में उसको एंटर करवाएंगे. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे और प्लांट्स जब वो एंटर करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होकर वो इनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा. तो वो जो प्लांट है वो कार्बन 14 लेबल्ड हो जाएगा. ऑन डेथ ऑर्गेनिज्म सीज टू टेक इन फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एटम, सो कार्बन 14 दस बिगेन टू डिके. और फिर उसका हाफ़ लाइफ जो है वो हम मेजर करते हैं कि 5568 साल के बाद उसकी मिकदार हाफ़ रह गई है. So after 5568 years, a fossil will lose half of the amount of carbon 14 present in the living state, और इसकी वजह से हम उसको मेजर करते हैं कि उनकी एज क्या है. अब इसे मेथड क्या है, किस तरह इसे किया जाता है. द सैम्पल ऑफ बोन्स, वुड, कोल और ऑर्गेनिक मैटर. अब हमने जिस चीज़ की भी एज मेजर करनी है, चाहे वो कोई फॉसल है तो उसकी बोन लेंगे, कोई प्लांट है तो वुड लेंगे, कोयला है, कुछ भी है, इसे कट करेंगे चिप्स में, and the material is then heated in a tube and then converted into carbon dioxide. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस्ड होगी इसे प्योरीफाइड और फ्रोज किया जाएगा इनटू अ सॉलिड स्टेट एंड देन स्टोर्ड, और उसके बाद जीएम काउंटर जो हमने पहले पढ़ा था इसके थ्रू इसकी रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड मेजर की जाएगी और कैलकुलेशंस के थ्रू फिर एज ऑफ द सैंपल को फाइंड आउट किया जाएगा। अब काफ़ी दफ़ा एरर भी आ जाता है इसमें, कुछ वो क्यों आता है, ड्यू टू सोलर रेडिएशन इन्वॉल्विंग कॉस्मिक रेज, बट बाय प्रॉपर मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट दीज एरर्स कैन बी अवॉइडेड। सो हिस्टोरिकल फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये आपके पास था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर। इसमें हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में देखा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखा, नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में देखा कि क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस देखे वो क्या होते हैं, एंड देन द रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंट ग्राउंड्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपका चैप्टर था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। इसमें से अक्सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में से आए या जो आपने डिफरेंट सीरीज़ देखी थी उनमें से आए, तो ये चैप्टर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम मॉडर्न मटेरियल स्टार्ट करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।